जैसा कि हमने कल प्रीवियस ईयर पेपर साइंस का 2016 में जो पेपर आया था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज उसी की श्रृंखला में हमारा दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2015 में पूछा गया था। इसमें भी वही होगा कि टोटल पूछे गए प्रश्नों की संख्या 18 होगी और टोटल नंबर कितने होंगे? 25 होंगे। 1 से 5 नंबर तक बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे और 5 से 11 नंबर तक क्वेश्चन नंबर जो होगा वह अच लघुत्तरी होगा जो 30 शब्दों में लिखना होगा, जबकि आगे के 11 से 18 तक के सभी प्रश्न क्या होंगे? लघुत्तरी होंगे, जिसका आंसर हमें 50 शब्दों में देना होगा। इस श्रृंखला में आज के या 2015 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया जो पहला सवाल है बहुविकल्पी वह है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? जो मछलियां होती हैं उनमें श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है फेफड़ा, दूसरा है गलफड़े, तीसरा है त्वचा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमें पता है जितने भी स्तनधारी या मैमेलियन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? श्वास लेने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं और स्किन के द्वारा श्वसन जो होता है सरीसृप प्राणियों में होता है, लेकिन जो मछली होती है वह जल में पाई जाती है। इससे इसमें पूछे गए क्वेश्चन में जो दूसरा विकल्प है गलफड़े वह क्या होगा? सही होगा। जितने भी जलीय पौधे जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया प्रायः गलफड़े के द्वारा क्या होती है? पूर्ण की जाती है। दूसरा, इसी श्रृंखला में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है कि एक गज कितने फुट के बराबर होता है? अर्थात जो एक गज होता है उसका मान कितने फुट के बराबर होता है? तो इसमें पूछे गए ऑप्शन दिए गए हैं 5 फुट ए ऑप्शन, 3 फुट, 4 फुट एवं चौथा 2 फुट। तो दूसरे पूछे गए क्वेश्चन में जो एक गज होता है वह 3 फुट के बराबर होता है, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन होगा वह बी नंबर का या दूसरे नंबर पे दिया गया ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है घुलनशील पदार्थों से द्रव से पृथक करने की विधि है। जैसा कि कल का आगे यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा होगा तो सेम क्वेश्चन केवल भाषा चेंज किया गया है। कल वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जितने भी ठोस वस्तुएं होती हैं यदि उन्हें द्रव में हम क्या करते हैं? घोलते हैं, उन्हें हम किस विधि के द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसी क्वेश्चन को उसकी भाषा चेंज करके यहाँ भी पूछा गया है, जिसमें विकल्प दिया गया है पहला छानना, दूसरा निथारना, तीसरे नंबर पे दिया गया है तलछटीकरण और चौथे नंबर पे दिया गया है वाष्पन या वाष्पीकरण। अब हमें पता है कि यदि किसी भी द्रव में किसी भी प्रकार के पदार्थ को हम घोल देते हैं तो द्रव से उसे पृथक करने के लिए हम किसका पालन करते हैं? वाष्पीकरण का पालन करते हैं। द्रव में घुली हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए, द्रव में मिलाए गए दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए हम उस द्रव को क्या करते हैं? वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा भाप बनाकर उड़ा देते हैं। जो पदार्थ बचा हुआ होता है वह हमें उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वाष्पन या वाष्पीकरण। तो चौथा क्वेश्चन मिटा दी। क्वेश्चन नंबर चौथा एमसीक्यू का चौथे नंबर का क्वेश्चन है पहलवान को भार उठाने के लिए किस बल की आवश्यकता पड़ती है? वह किस बल का प्रयोग करता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं पहला चुंबकीय बल, दूसरा विद्युत बल, चौथा पेशी बल और चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं सभी बलों को। तो इसमें से
कल का लेक्चर में यही सवाल था, केवल थोड़ा सा परिवर्तन करके अतलघुत्री में पूछा गया था कि पहलवान को भार उठाने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। हमें पता है चुंबकीय बल वह होता है जो चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। जबकि विद्युत बल वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के कारण होता है, उसे विद्युत बल कहते हैं। जबकि पेशी बल वह बल होता है जो जंतुओं तथा मानव के मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेशी बल कहते हैं। इस प्रकार से जो पहलवान होता है वह अपने मांसपेशियों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु को उठाने के लिए करता है, इसलिए हमारा तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है पेशी बल, यह सही होगा। हम चौथे क्वेश्चन के बाद बहुविकल्पी प्रश्न का पांचवा क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन इसे देख लें। तो इसमें पूछा गया है कि जो चने का बीज होता है, चने का जो बीज होता है उसमें पीले रंग की जो दो संरचनाएं होती हैं, किस रंग की, पीले रंग की जो दो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। अर्थात जब हम देखते हैं कि चने की दाल को या किसी भी दलहनी पौधे के दाल को या बीज को हम देखते हैं तो उसमें हल्के पीले रंग की संरचनाएं दो दिखाई देती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, पहले नंबर पे दिया गया है बीज चोल, दूसरे नंबर पे दिया गया है भ्रूण, तीसरे पे बीज पत्र एवं लास्ट हम चौथे नंबर पे दिया गया है मूलांकुर। तो हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। बीज चोल क्या है, किसी भी सीड के ऊपर पाए जाने वाला वह आवरण जो उसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, बीज चोल कहते हैं। जैसे यदि हम नॉर्मल भाषा में बात करें, यदि हम देखें तो गांव में दो प्रकार की सरसों पाई जाती है, एक होती है पीले रंग की सरसों जबकि दूसरी होती है काली रंग की सरसों। जिस रंग की सरसों को हम बताते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार का आवरण पाया जाता है जो उन्हें ऊपरी संरचना प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, बीज चोल। अब जिस सरसों के ऊपर काली पट्टी पाई जाएगी या काली संरचना पाई जाएगी उन्हें काली सरसों कहते हैं गांव में, जबकि जिनके ऊपर पीले रंग का आवरण पाया जाता है उसे पीली सरसों कहते हैं या इसे पियरिया भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है भ्रूण। भ्रूण वह संरचना होती है जो जाइगोट में समसूत्री विभाजन के बाद बनती है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अब इस यहाँ पर जो चने की पत्त की बात है तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाइगोट के समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें कोशिकाओं के और अधिक विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तीसरे नंबर जो संरचना है बीज पत्र। इस क्वेश्चन का यही आंसर सही होगा, क्योंकि यदि हम किन्हीं भी दलहनी पौधे को देखते हैं तो उसमें जो बीज पत्र होते हैं वो किस कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। अर्थात जो चने में पीले रंग की संरचना दिखाई देती है वह क्या होती है, बीज पत्र होती है। लास्ट में जो चौथा विकल्प दिया गया है मूलांकुर। अब हमें पता है, कल हमने पढ़ा था कि जब सीड जर्मिनेट होता है या जब बीज जो है अंकुरित होता है तो उसमें दो संरचनाएं बनती हैं, एक बनती है प्रांकुर तथा दूसरी बनती है मूलांकुर। अब मूलांकुर और प्रांकुर, प्रांकुर वह संरचना होती है जिसके द्वारा जब सीड अंकुरित होता है जिसके द्वारा तने का निर्माण होता है। अर्थात बीज के अंकुरण के समय का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे प्रांकुर कहते हैं, तथा इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। और दूसरा दिया गया विकल्प क्या है, मूलांकुर है। अर्थात सीड अंकुरण की समय की वह अवस्था जो जमीन के नीचे की तरफ जाती है तथा जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है, उसे हम मूलांकुर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने अब तक 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जिसके इस प्रकार से हमें 25 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद से शुरू होता है अतिलघुत्तरी प्रश्न, जिसे हमें 30 शब्दों में लिखना होगा। जैसा कि हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन के प्राश प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा छठे नंबर से स्टार्ट होता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। यह भी 1 नंबर का होता है।
इसको हमें लिखने के लिए 30 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब अधिकतम हम 30 शब्दों में लिखते हैं, कम से कम जितने शब्दों में लिख ले जाएंगे वो अच्छा होगा। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि जलीय पौधों की पत्तियों तथा तनों की क्या विशेषताएं होती है। तो इसके लिए हम हेडिंग बना लेते हैं, पहला तनों की विशेषताएं, तनों की विशेषताएं, पहले इसे देख लें। तो इसके लिए हम पहला लिख सकते हैं, जो पौधे जल में पाए जाते हैं इनके तने जो होते हैं वह बहुत ही हल्के एवं मुलायम होते हैं। अर्थात जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने बहुत ही हल्के होते हैं तथा मुलायम होते हैं, जिसके कारण वे पानी की सतह पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। दूसरा होता है कि जलीय पौधों के जो तने होते हैं इनके बीच में वायु कोश पाए जाते हैं, ढेर सारे वायु कोश पाए जाते हैं। अब बात आएगी कि वायु कोश क्या होता है। तो तने का वह खाली स्थान जिसमें वायु भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं, जिसके कारण तने बहुत ही हल्के होते हैं, जिसके कारण यह पानी में तैरने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब 2 पॉइंट बहुत हो जाएगा। एक नंबर में तने की विशेषताओं के लिए और दूसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं कि जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताओं के बारे में, जिनमें पत्तियों की विशेषताएं। ठीक उसी प्रकार से 2 विशेषताओं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि तनों जो जलीय पौधे होते हैं इनकी पत्तियों की पहली विशेषताएं होती हैं, जितने भी जलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही चौड़ी होती हैं। अर्थात जलीय पौधों की पत्तियों के चौड़ी होने के कारण इनकी पत्तियां क्या होती हैं, जल के ऊपर तैरती रहती हैं। और दूसरी पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो जलीय पौधों की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक मुलायम परत पाई जाती है, जिसके कारण पानी जो होता है इनकी पत्तियों पर नहीं टिकता, जिसके कारण ये पत्तियां क्या होती हैं, सड़ने से बच जाती हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं कि पत्तियां जो जलीय पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, जल के ऊपर पाए जाने के कारण इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आसानी से की जाती है। प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि कल के लेक्चर में बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे डिफाइन किया गया था। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इससे पहले का जो कि 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा चुका है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको इस चीज की पीडीएफ पानी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में क्या होती है, आसानी होती है। चौथा पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं कि जो जलीय पौधों की पत्तियां होती हैं इन्हें यदि मिनरल की आवश्यकता होती है, ये जल के ऊपर क्या होती हैं, तैरती रहती हैं। और जितने भी जल में घुलित रूप में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, उनका अवशोषण ये जल के ऊपर रहते हुए जल की सहायता से क्या करती हैं, कर लेती हैं। तो इस प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7वें नंबर का। इसमें पूछा गया है कि कीट बच्छी पौधों की विशेषताएं बताइए। कीट भक्षी पौधे। अब कई लोगों तो लग रहा होगा कि क्या पौधे होते हैं जो कीट बच्छी होते हैं। तो हम देख लेते हैं, हाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कीट बच्छी पौधे कहते हैं। अर्थात वे पौधे जो अपने खनिज लवणों को प्राप्त करने के लिए, या सिंपल से कहें हम कि इन पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिन्हें ये सीधे वायुमंडल से नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करना पड़ता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कीट बच्छी पौधे कहते हैं। जबकि क्वेश्चन दिया गया है कि कीट बच्छी पौधों के विशेषताएं बताइए, तो पहला होता है, या तो इम्पोर्टेंट है, कि जितने भी पौधे होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है। ठीक उसी प्रकार से कीट बच्छी पौधे वे होते हैं जिनके द्वारा
ऑक्सीजन तो हमें प्रदान किया जाता है, बल्कि जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं उनसे भी हमारी क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कीट बच्ची पौधे वे होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन तो देते हैं, उसके साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के कीटों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो हो जाते हैं कीट बच्ची पौधों की विशेषताएं। इसका एक आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, या तो नेफेंथीज, नहीं तो आप दूसरा याद कर लीजिएगा, वीनस फ्लाई ट्रेप, और एक सबसे अच्छा घटपड़ी पौधा, घटपड़ी। अधिकतर यही तीनों कीट बच्ची पौधों को पूछा जाता है, जो कि सही होगा अगर आप याद कर लेंगे, अगर उदाहरण पूछ लिया गया तो। आगे के क्वेश्चन में 8वें नंबर की बात आती है। इसमें पूछा गया है कि वित्तीगत तथा घूर्णनगत का एक एक उदाहरण बताइए। एक पूछा गया है वृत्तिगत का उदाहरण, और दूसरे नंबर पे पूछा गया है घूर्णन गति का उदाहरण। जैसा कि आगे जब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे उसमें गति के बारे में पूछा गया, तो आगे इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो वित्तीगत होती है इसका प्रमुख उदाहरण होता है कि जो चंद्रमा होती है, जो चंद्रमा होती है यह हमारी पृथ्वी का क्या करती है, वलयाकार आकृति में चक्कर लगाती है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, वित्तीगत का। या आप दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं वे सूर्य का एक वित्तीय मार्ग पे चक्कर लगाते हैं, जिसे वित्तीगत कहते हैं, और इसका उदाहरण हो जाएगा कि ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना। जबकि दूसरा पूछा गया क्वेश्चन कि घूर्णन गति का एक उदाहरण बताइए। कल ही बताया गया था कि घूमते हुए लट्टू में कौन सी गति पाई जाती है, घूर्णन गति पाई जाती है। और दूसरा जो घर में छत से लटका हुआ पंखा होता है उसमें कौन सी गति पाई जाती है, घूर्णन गति पाई जाती है। अर्थात किसी एक निश्चित बिंदु के परितः घूमने वाली गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि सरसों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। जितने भी 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं को रिपीट किया गया था 2016 में। यदि आपको विश्वास ना हो तो आज ये वाला वीडियो देखिए, इसके बाद जाके यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा उसे देखिए। कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 2016 में आए थे, और वही ठीक प्रश्न कहाँ पूछे गए थे, पहले 2015 में। तो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सरसों के पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। जैसा कि कल जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन था उसमें भी था, इसमें हम कहेंगे कि सरसों के पुष्प के निम्नलिखित 4 प्रमुख अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित 4 प्रमुख अंग पाए जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई अंग पाए जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है तो हम केवल 4 अंगों के नाम लेंगे, 1 नंबर लेके अपना काम सही कर लेंगे। जिनमें से पहले अंग का नाम होता है बाह्यदल, बाह्यदल। दूसरे का नाम होता है दलपुंज। हम तीसरे अंग को पुंकेसर के नाम से जानते हैं, और चौथे अंग को जायांग के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में पहले वाली वीडियो में जो 2016 का मॉडल पेपर था उसमें चर्चा किया गया है, कि आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक खास क्वेश्चन हो सकता है कि क्योंकि हमारे शरीर से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव के शरीर को डिग्री सेल्सियस में कितनी सीमा तक माप सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो थर्मामीटर होता है इसमें हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। यह क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर आपको दे सकता है। इसी टाइम हम जानते चले कि जो थर्मामीटर होता है इसमें जो धातु भरी जाती है उसे किस नाम से जानते हैं हम, पारा, या जिसे हम Hg के संकेत से जानते हैं। तो इतना है कि 10वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। और बचा हुआ जो 11th नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखा जाए तो
2016 के पेपर में भी उस क्वेश्चन को पूछा गया था कि अलैंगिक जनन जो होता है, अर्थात पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसकी कितनी विधियां हैं। कल भी हमने उस लेक्चर में बताया था, आज भी हम बता दे रहे हैं। मुख्यतः जो होती है 4 से 5 प्रकार की क्या होती हैं, अलैंगिक जनन की विधियां पाई जाती है, जिसमें से पहली विधि को हम कहते हैं विखंडन विधि या विखंडन विधि या विखंडन विधि द्वारा। दूसरे को हम कहते हैं मुकुलन विधि, ठीक है। तीसरी विधि को हम कहते हैं बीजाणु विधि, अर्थात बीजाणु विधि द्वारा अलैंगिक जनन। चौथे को कहते हैं खंडन विधि और लास्ट हो जाता है पुनरुद्ध भवन अलैंगिक विधि या विधि। अर्थात अलैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं प्रमुख 5 रूप से होती हैं या 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है विखंडन विधि, दूसरा होता है मुकुलन विधि, तीसरा बीजाणु विधि, चौथा होता है खंडन विधि तथा लास्ट और 5वां होता है पुनरुद्ध भवन विधि। इसके बाद से अब हमने देखिए 1 से 5 नंबर तक एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 6 से 11 नंबर तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से 11 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब 12 नंबर से 18 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिन्हें हम 50 शब्दों में लिखेंगे। अर्थात ये सभी प्रश्न कितने होंगे, 2 अंक के होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कि पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं तथा किसमें जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन। क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विधियां पाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। तो यह क्वेश्चन नंबर जो होगा 12 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं, हमें पता है अनुकूलन एक लैटिन भाषा का शब्द से आया है। किस भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से आया है, जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं एडाप्टर। क्या जानते हैं, एडाप्टर। अर्थात अनुकूलन लैटिन भाषा का शब्द है जो एडाप्टर से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है योग्य बनना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुकूलन शब्द है यह लैटिन भाषा के शब्द एडाप्टर से बना हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ होता है योग्य बनना। अब बात आ जाती है कि इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे। अर्थात अनुकूलन वह विधि या वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव एक स्थिति से, कहां से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर, अब इसके लिए आप परिस्थिति शब्द यूज कर सकते हैं, स्थिति। अर्थात अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने पर अपने आप को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति के लिए कितना योग्य बनाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन। जैसा हम समझे कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यदि इन्हें शिमला जाना हो, कहां पे जाना हो, शिमला जाना हो, तो शिमला में क्या पड़ती है, हमेशा लगभग अधिकतर मौसम में क्या होती है, बर्फ पड़ती है। सॉरी, क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है। अर्थात वहां पे क्या होती है, ठंडी ज्यादा होती है। जबकि उत्तर प्रदेश में क्या होती है, शिमला की तुलना में ठंडी कम होती है। यहाँ का व्यक्ति यदि जाकर वहां के बर्फ के मौसम में अपने आप को क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, या उस बर्फ से बढ़ने वाली ठंडी को सहने के अपने शरीर को योग कर लेता है, यही प्रक्रिया उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगी,
अनुकूलन कहलाएगी। ठीक, यह अनुकूलन की प्रक्रिया सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है, अर्थात जितने भी जीव होते हैं, अब वे जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीवों के लिए जलीय अनुकूलन पाया जाता है, पर्वत में पाए जाने वाले जीवों के लिए पर्वतीय अनुकूलन पाया जाता है, जैसा कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों के बीच मरुस्थलीय अनुकूलन पाया जाता है। जिस प्रकार के जहाँ के जीव होंगे उन लोगों में उन्हीं प्रकार का क्या पाया जाएगा, अनुकूलन पाया जाएगा। जो कि क्वेश्चन है कि पर्वतीय जीवों में अनुकूलन तथा पौधों में अनुकूलन क्या है। तो पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि जो जंतुओं होते हैं उनमें क्या अनुकूलन। यार सिंपल लिखना है कि जो पर्वत पे जीव पाए जाते हैं वे किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित रह के वहां पे रहते हैं, जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि पर्वतों पर हमेशा क्या होती है, बर्फ पड़ती रहती है, जिसके कारण यहाँ के जो जीव होते हैं उनके शरीर को अनुकूलित करने के लिए उनके शरीर पर क्या होता है, बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। अर्थात पहला हो जाएगा उनके अनुकूलन का कारण कि उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो पर्वतीय ठंडी से क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पर्वत पे जितने भी जीव रहते हैं उनमें जो होता है कि वहां ठंडी होने के कारण इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की बनी हुई मोटी परत पाई जाती है, जो क्या करती है, पर्वत पे पड़ने वाली या पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ने वाली ठंडी से उनकी सुरक्षा करती है। और तीसरा हम कह सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जीव पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे हम कह सकते हैं भालू हो सकता है, पर्वतीय तेंदुआ हो सकता है, इनके जो पैर होते हैं, इनके जो पैर होते हैं वे पर्वत के रूप में क्या होते हैं, पर्वत रूप के रूप पर्वत पे चलने के लिए, वहां पर सरवाइव करने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। पर्वतीय जंतुओं में जो अनुकूलन की विधियां होती हैं, जो अनुकूलन के प्रभाव होते हैं, वहां ठंडी पड़ने के कारण उनके शरीर पर क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। उनकी त्वचा जो होती है, त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की मोटी परत पाई जाती है, जो सर्दी से उन्हें बचाती है। और उनके पैर जो होते हैं पर्वत पर चलने के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। ये तो हो गई जंतुओं की बात। इसी में हम देख लेते हैं वहां पर पाए जाने वाले पौधों में अनुकूलन। किसमें, पौधों में अनुकूलन। जैसे पहले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो वहां के जितने भी पौधे होते हैं उनका जो आकार होता है वह शंकुआकार होता है। जितने भी पौधे पाए जाते हैं पर्वत पर उनका आकार होता है शंकुआकार। अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र पे पौधे पाए जाते हैं वे इस प्रकार के होते हैं, अर्थात वे एक शंकु का निर्माण करते हैं। अब इसके भी कारण होते हैं। दूसरे में कहते हैं यहाँ की पौधे कैसे होते हैं, शंकुआकार होते हैं। दूसरी पॉइंट में हम मेंशन करते हैं इन पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। इन पौधों की पत्तियां इन पौधों की पत्तियां इन पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, क्योंकि यदि इनकी पत्तियां क्या होंगी, चौड़ी होंगी, बर्फ उनके ऊपर आके स्थिर हो जाएगी और वह क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण इनका आकार जो होता है शंकुआकार होता है। अर्थात जब इनके ऊपर बर्फ पड़ती है तो वह सीधे क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है और इनके ऊपर बर्फ नहीं रुकती। वही इनकी पत्तियों का नुकीली होने के कारण होता है कि बर्फ इन पर रुक नहीं पाती, जिसके कारण इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से की जाती है। और यहाँ पर जो पर्वतीय पौधे होते हैं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियां पाई जाती है। जैसे इनमें आता है एक देवदार का वृक्ष। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे 13वें नंबर के क्वेश्चन की। जो 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उसमें दिया गया कि गति किसे कहते हैं तथा गति के कौन कौन से नियम है, लिखिए। हम सिंपल करते हैं, बात करेंगे कि गति किसे कहते हैं। गति माने होता है या उसकी परिभाषा होती है कि किसी भी पिंड का समय के साथ
समय के साथ, किसी भी पिंड का समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अर्थात कोई पिंड हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि वह समय के साथ क्या होता है, अपने स्थान को या अपनी स्थिति को क्या करता है? परिवर्तित कहता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। हम जल्दी जल्दी देख लें। गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से पहली गति होती है रेखीय गति। हम बोलते चल रहे हैं, आप देखिएगा, पहली होती है रेखीय गति। हमें पता है कि यक्ष अक्ष के परिता या जब कोई वह सरल रेखा में गति करती है, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। दूसरा होता है वृत्तीय गति। गति का वह प्रकार जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के परिता किसी भी चीज का चक्रण करती है या चलती है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरी गति होती है घूर्णन गति। अर्थात एक निश्चित बिंदु के परिता किसी भी वस्तु के गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और चौथे नंबर की जो गति आती है उसे कहते हैं दोलन गति। दोलन गति क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के परिता दाएं तथा बाएं ओर एक निश्चित समय अंतराल में की जाने वाली गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ये चार प्रकार की गति जो होती है पढ़नी होती है, जो कि होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो एक प्रक्षेप गति होती है, जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा फेंकी गई जो बाल होती है वह किस गति में गमन करती है? प्रक्षेप गति में गमन करती है। दूसरी होती है, हम देख सकते हैं लुढ़कन गति। यदि हम किसी चीज को लुढ़काते हैं, उसके द्वारा जिस गति को प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लुढ़कन गति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इस प्रश्न का दूसरा जो भाग पूछा गया था कि गति के नियम, अर्थात गति के कितने नियम होते हैं। तो हम बता दें, गति के नियम के बारे में सबसे पहले सन 1886 में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया। जैसा कि हमें पता है कि गति तीन प्रकार की होती है। पहला होता है, या गति के तीन नियम होते हैं। पहला होता है गति के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम। अब इसे इसकी परिभाषा होगी गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अर्थात कोई भी यदि स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इस नियम को क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसके बाद आ जाता है गति का द्वितीय नियम, जिसे हम संवेग के नियम से भी जानते हैं, संवेग का नियम। अब इसकी परिभाषा हो जाती है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। सबसे सही, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, या हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने के बाद भी यदि उन पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उनका क्या होता है? संवेग निश्चित होता है। इसी को हम कहते हैं द्वितीय नियम। तीसरा होता है गति का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम देख सकते हैं इसकी परिभाषा होगी, किसी भी क्रिया के पक्ष में किया गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तृतीय नियम कहलाती है। कभी कभी इसके उदाहरण के बारे में पूछ लिया जाता है। तो प्रथम गति के नियम का उदाहरण होता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या होता है? खड़ी हुई बस में बैठा रहता है, यदि एकाएक बस चलती है तो वह क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है। दूसरा होता है संवेग के नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा कि जितने भी मैच के दौरान कैच लिए जाते हैं उनमें कौन सा नियम प्रयोग में लाया जाता है? संवेग का नियम प्रयोग में लाया जाता है। जबकि क्या होता है तीसरा? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण। तो इसमें होता है कि किसी के द्वारा बंदूक चलाने पर क्या होता है? व्यक्ति पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, यह हो जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस प्रकार से हमने तीनों नियम को देख लिया। ठीक, पूछा गया 14वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है।
लेकिन हम पढ़ते हैं, देखिए कि अमर बेल दिया है, अमर बेल पहले नंबर पर, दूसरा अमर बेल सिंघाड़ा, अमर बेल सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं, वे एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। अमरबेल, सिंघाड़ा तथा आर्किड अर्थात इन पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं और वे एक दूसरे से किस प्रकार से क्या हैं, भिन्न है। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जो अमरबेल होती है, इसकी जो जड़ें होती हैं, अमरबेल की जो जड़ें होती हैं वे परजीवी जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं? परजीवी जड़ें होती हैं, अर्थात ऐसी जड़ें जो दूसरे पौधे पर क्या होती हैं, जाकर उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी जड़ें। ये कहाँ पाई जाती हैं? अमरबेल पे। जबकि दूसरा जो सिंघाड़ा होता है, इसमें प्लावी जड़ें पाई जाती। कैसी जड़ें? प्लावी जड़ें, या जिसे हम तैरने वाली जड़ें भी कहते हैं, तैरने वाली जड़ें। अर्थात जो सिंघाड़े की जड़ें होती हैं, इनमें वायुकोष्ठ क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जिससे इनकी क्या होता है, आकार और इनका भार क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण यह क्या होती हैं, पानी की सतह पर क्या होती हैं, तैरती रहती हैं, जिसके कारण सिंघाड़े क्या होते हैं, जल के सतह पर तैरते होते हैं। जबकि लास्ट नंबर में आता है आर्किड। आर्किड जो होता है, इसमें वायवी जड़ें पाई जाती हैं, वायवी जड़ें पाई जाती हैं, अर्थात जितने भी अधिपादप होते हैं, अर्थात वे पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर क्या है, उग जाते हैं, उन्हें अधिपादप कहते हैं, जिसका प्रमुख एग्जाम्पल होता है आर्किड। अब आर्किड की जड़ें कैसी होती हैं? वायवी होती हैं, जो वातावरण में पौधे से लटक कर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं या गैसों का ग्रहण करती हैं, वे होती हैं वायवी जड़ें। अब दूसरा इसमें था कि इनमें अंतर क्या है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो अमरबेल की जड़ें होती हैं, इसके लिए किसका काम करती हैं, भोजन प्रदान करने का कार्य करती हैं। प्लावी जड़ें क्या होती हैं, उसका कार्य अलग होता है, वे सिंघाड़े को जल की सतह पर तैराने का कार्य करती हैं। जबकि आर्किड की जो जड़ें होती हैं वायवी होती हैं, अर्थात हवा में क्या होती हैं, लटकती रहती हैं, जिसके कारण आर्किड जो होता है भोज्य पदार्थों को क्या या कुछ प्रकार की विशेष गैसों को या नमी को वायु से क्या करता है, अवशोषित करता रहता है। अर्थात ये सभी जड़ें, तीनों पौधे की जड़ें आपस में कार्यों के रूप में, किसमें, कार्यों के रूप में एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों जड़ों के कार्य क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों, विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों का प्रयोग आप कहां कहां करते हैं और वे कौन कौन से होते हैं, लिखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मापक यंत्र, अर्थात वे यंत्र जिनकी सहायता से हम किन्हीं भी वस्तुओं का क्या करते हैं, मापन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मापक यंत्र कहते हैं। हमारे बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में केवल 2 प्रकार के मापक यंत्रों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला होता है रेन गेज और दूसरा होता है थर्मामीटर। जैसा कि नाम से ही अर्थ है, रेन गेज जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं वर्षा मापी। अब इसके बारे में क्वेश्चन 2 नंबर में है, तो थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि रेन गेज वह यंत्र होता है, रेन गेज वह यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम होने वाली वर्षा की मात्रा को क्या करते हैं, मापते हैं, उसे रेन गेज कहते हैं। इसका आकार जो होता है एक कीप नुमा संरचना होता है या कुप्पी नुमा संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। दूसरा होता है थर्मामीटर, जिसकी सहायता से तापमान का मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर या आधुनिक समय में जो थर्मामीटर होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिजिटल थर्मामीटर और दूसरे होते हैं एनालॉग थर्मामीटर। जैसा कि इस प्रकार से हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। बात करते हैं पूछे गए 16 नंबर के प्रश्न की, जो कि है
ठोस द्रव तथा गैस की आणविक संरचना का चित्र बनाते हुए उनके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ठोस द्रव गैस का चित्र बना हुआ है, तो इसे हम एक एक लाइन में उनका डिफिनीशन देते हुए कंप्लीट करेंगे कि जो ठोस होते हैं इनका आकार, जितने भी ठोस होते हैं इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। इतना करते हुए कंप्लीट करेंगे। ठोस का आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। वहीं द्रव का आकार जो होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित एवं द्रव का जो आयतन होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। इसी प्रक्रिया में आगे जो गैस होता है, गैस का भी आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। यदि आप इसे अलग अलग करके लिख देंगे तो सही हो जाएगा। ठोस का आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। गैस का आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस प्रकार से 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। पूछा गया जो 17 नंबर का क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर 2016 में भी पूछा गया था। जैसा आपका विश्वास ना हो तो आप जाके देख सकते हैं, जो पहली वीडियो में बताया गया है। पूछा गया है कि बीज प्रकीर्णन कितने प्रकार से होता है। तो हमने बताया था कि बीज प्रकीर्णन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है जंतुओं के द्वारा बीज का प्रकीर्णन, अर्थात किसी भी जंतु द्वारा बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। ऐसे सीडों में क्या होता है? नुकीली संरचनाएं पाई जाती हैं जो जंतुओं की शरीर से टच हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। दूसरा होता है वायु द्वारा बीज प्रकीर्णन, अर्थात कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, वे हवा के द्वारा क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और तीसरा होता है जल द्वारा। कुछ ऐसे पौधे जिनके सीड क्या होते हैं? स्पंजी होते हैं। जैसे नारियल की बात करते हैं तो नारियल में जो सीड प्रकीर्णन होता है या जो बीज का प्रकीर्णन होता है वह किसकी सहायता से होता है? जल की सहायता से होता है। और चौथा होता है कीट प्रकीर्णन या कीट द्वारा बीज प्रकीर्णन। कुछ पौधों के सीड इतने छोटे होते हैं कि वह कीट में पाए जाने वाली बास्केट में, उनके पैरों में पाए जाने वाले बास्केट में चिपक जाते हैं, जिसके कारण कीट उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। इस प्रकार से बीज प्रकीर्णन में 4 प्रक्रियाएं होती हैं या 4 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा तथा कीट के द्वारा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, हो जाएगा जितना कि लेक्चर में बताया गया है। इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया है कि बीज के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। केवल इसमें कि आपको क्या करना है कि एक बीज का अंकुरण की स्थिति में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितनी भी प्रक्रिया होती है, उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देना है। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप कि एक सीड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से देखिए नामकरण बीज चोल किया गया है। उससे नीचे वाली निकलने वाली संरचना क्या कहलाती है? मूलांकुर कहलाती है। कुछ समय के बाद मूलांकुर धीरे धीरे बढ़ता है और ऊपर भी एक संरचना निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। कुछ समय के पश्चात क्या होता है? जो प्रांकुर होता है वह तने के रूप में विकसित हो जाता है। जैसा कि पूछा भी जाता है कि जो प्रांकुर होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? इसके द्वारा तने का निर्माण होता है। जबकि जो मूलांकुर होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? तो मूलांकुर के द्वारा हमेशा किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। यही पूरी प्रक्रिया होती है बीज अंकुरण के लिए। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बीज अंकुरण के लिए जो वातावरणीय प्रभाव होते हैं, वातावरणीय प्रभाव इनमें से होते हैं पहला जल। जब किसी भी सीड को उचित मात्रा में जल, या इसे हम नमी कह सकते हैं, जब किसी भी सीड को उचित मात्रा में नमी मिलती है तो सीड का अंकुरण होता है। या दूसरे नंबर पे होता है उचित वातावरण।
वातावरणीय तापमान, जब किसी भी सीड को उचित तापमान मिलता है तब जाके उस सीड का अंकुरण होता है। या तीसरा कह सकते हैं हम खाद एवं पोषक तत्व, यदि खाद एवं उसे पोषक तत्व अच्छे से मिल रहे हैं तो सीड का अंकुरण क्या होता है, अच्छे तरीके से होता है। इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर 2015 का जो साइंस का पेपर था इसको हमने हल कर लिया है। इसके आगे भी इसी प्रकार से श्रृंखला चलती रहेगी। यदि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसके द्वारा सभी को मोटिवेट हो और जितने भी क्वेश्चन को कराए गए हैं उसे आप टेलीग्राम से जाके, जिसका कि लिंक नीचे दिया गया है, वहां से पीडीएफ के रूप में हल किए गए प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।